सो हेलो बच्चा पार्टी, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके इस फेवरेट यूट्यूब चैनल पर आपकी पाठशाला। और मैं परेश सक्सेना आप लोगों को वेलकम करता हूं आज की वीडियो में। तो देखिए, आज हम लोग अपनी फ्लेमिंगो के सेकंड चैप्टर को शुरू करने वाले हैं, लॉ स्प्रिंग बाय अनीश जंग। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों, हम लोग शुरू करते हैं अपना ये चैप्टर। तो देखिए, जैसा मैंने आप लोगों को हर बार कहा है कि स्टोरी शुरू करने से पहले हम लोग उसके राइटर के बारे में सीख लेते हैं थोड़ा बहुत ही। हमें इतना डिटेल में नहीं जाना है उसको लेकर के, उस पार्ट को हम स्किप कर भी सकते हैं बिकॉज वो हमारे बोर्ड्स में नहीं आता है, आपके सीबीएसई बोर्ड्स में नहीं आता है राइटर के बारे में। लेकिन फिर भी राइटर के बारे में जानना इसलिए ज़रूरी है, मैं आपको हर बार बोल चुका हूँ ये बात, ताकि हम जब तक राइटर को नहीं समझेंगे हम तब तक उसकी कला को नहीं समझ सकते, उनका जो पीस ऑफ राइटिंग है, चाहे हम उसकी पोम की बात करें या हम स्टोरी की बात करें। तो देखिए, जैसा कि ये स्टोरी जो हम पढ़ेंगे लॉ स्प्रिंग, ये एनीश जंग ने लिखी है। एनीश जंग एक इंडियन राइटर हैं और वो एक जर्नलिस्ट भी हैं, और उनका जो फेवरेट हम बोल सकते हैं टॉपिक जो है वो विमेन के ऊपर लिखती हैं, बच्चों के ऊपर लिखती हैं। और उन्होंने बहुत ही अपनी डिटेल में, अपनी स्टोरीज़ में बहुत ही डिटेल में उन्होंने इंडिया को अनवील किया है। और उन्होंने उसमें जो मुस्लिम विमेन हैं उनका जो पर्दा सिस्टम है, बुर्का बोलते हैं, बुर्का सिस्टम जो है वो किस तरीके से उसमें जीती हैं, उनको क्या क्या चीज़ें झेलनी पड़ती हैं, उसके ऊपर उन्होंने काफ़ी वर्क कर रखा है। उन्होंने बच्चों के ऊपर भी बहुत वर्क किया हुआ है, जैसा कि हम लोग इस स्टोरी में ही पढ़ते हैं। लॉ स्प्रिंग जो स्टोरी है उसमें पहले हम सबसे पहले टाइटल समझते हैं ज़रा। देखिए, लॉस स्प्रिंग में लॉस्ट का तो मतलब आप समझ रहे होंगे, खोया हुआ या जो चीज़ खो जाती है या हम छूट जाती है। और हम स्प्रिंग का मतलब सीख सकते हैं इस कहानी में। स्प्रिंग मीन्स चाइल्डहुड, कि स्प्रिंग मीन्स आपको पता है स्प्रिंग का वो मौसम होता है, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं मानसून स्टार्ट हो चुका है, अब मानसून के बाद हमारा स्प्रिंग सीजन आएगा। स्प्रिंग मीन्स बसंत का जो सीज़न होता है जिसमें फूल आते हैं। और वो इसी तरीके से बच्चों का कंपैरिजन कर रही है उन फूलों से और बोलना चाह रही है कि बचपन जो होता है वो स्प्रिंग की तरह होता है। और वो इस कहानी में उन बच्चों का जिक्र कर रही हैं जिनका स्प्रिंग खो चुका है, यानी कि जिनकी चाइल्डहुड खो चुकी है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो देखिए, जैसे कि हमारी थीम है लेक्चर्स की 2 पेजेस एट अ टाइम, तो हम लोग आज भी अपने 2 पेज पढ़ने वाले हैं। देखिए, कहानी हमारी अगर हम शुरुआत से देखें तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहला पार्ट जो है हमारा वो साहिब आलम का है, जैसे मैंने आपको भी बताया भी था। और दूसरा पार्ट हमारा मुकेश का है, वो बच्चा जो छोटा सा उसका। देखिए, पहला वाला जो पार्ट है साहिब आलम का, वो सीमापुरी के एरिया का है। दैट इज़ वो एक ऐसी जगह है, बोल सकते हो आप लोग कि वो दिल्ली के किनारे पर है। हम उसको लोकेट कर सकते हैं इस तरह से, एग्जैक्टली वो दिल्ली के किनारे पर नहीं है। दूसरा पार्ट जो है मुकेश वाला, वो फिरोज़ाबाद का है। और उसमें हम और भी बच्चों के बारे में पढ़ते हैं इस कहानी में, लेकिन स्पेशली हमारा फोकस उन दोनों बच्चों पर ही रहेगा। सबसे पहले पार्ट का नाम है समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज। तो देखिए क्या होता है इस कहानी में। Why do you do this? I ask Sahib, whom I encounter every morning, scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood. तो राइटर कह रही है आए। अब देखिए, इसमें राइटर ही अपनी खुद की कहानी सुना रही है। उन्होंने काफ़ी वर्क किया है चाइल्ड लेबर के ऊपर, बच्चों के ऊपर, जो पॉवर्टी स्ट्रिकन बच्चे हैं उनके ऊपर। तो देखिए ज़रा वो क्या कह रही हैं। उन्होंने कहा, वाई डू यू डू दिस, कि तुम ऐसा क्यों करते हो। आई आस्क साहिब, मैंने साहिब से पूछा, whom I encounter every morning। एनकाउंटर मीन्स मिलना। हाँ, वो एनकाउंटर मत समझिएगा, उसका वो भी होता है मतलब, लेकिन एनकाउंटर मतलब इस स्टोरी में या बोल जनरली उसका ये मतलब भी रहता है मिलना, किसी से मिल रहे हैं, उसको भी एनकाउंटर बोला जाता है। तो राइटर बोलती हैं, आई आस्क साहिब, मैं साहिब से मैंने ये बात पूछी, whom I encounter every morning। मेरी साहिब से मुलाकात अब हर ही सुबह हो जाती है, हर सुबह हो जाती है। और मैं देखती हूँ स्क्राउंजिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डम्प्स ऑफ माई नेबरहुड। स्क्राउंजिंग मीन्स सर्चिंग, ढूंढना। मैं देखती हूँ, राइटर कह रही है, कि वो मेरे नेबरहुड में, मेरे जब जिस एरिया से मैं निकलती हूँ वहाँ पर वो ऐसे गार्बेज डम्प्स जो होते हैं, वहाँ पर जो कूड़े के ढेर होते हैं, डस्टबिन वगैरह डम्प्स होते हैं, वहाँ पर उन गार्बेज डम्प्स में वो मुझे कुछ ना कुछ बटोरता हुआ, ढूंढता हुआ मिल जाता है। तो राइटर ने ऐसे ही उससे एक दिन पूछा, वाई डू यू डू दिस, कि तुम ऐसा क्यों करते हो, ये सब क्यों करते हो ये। साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग अगो। साहिब का जो रियल घर था वो उसको बहुत पहले छोड़ के आ चुका है।
sat amidst the green fields of ढाका। उसका जो घर था वो बांग्लादेश ढाका में था, एमिस्ट मीन्स बीच में, और उसका घर ढाका के जो हरे भरे फील्ड हैं उनके बीचों में था। वहाँ पर चारों तरफ खेती खेत थे हरे भरे, तो इतनी अच्छी जगह से वो आया है। His home is not even a distant memory, लेकिन उसका जो घर है उसके लिए वो डिस्टेंट मेमोरी भी नहीं है। डिस्टेंट मेमोरी मीन्स कि उसकी वो दूर की याद भी नहीं, माने कि उसको पता ही नहीं है कि उसका घर कैसा था, वो कुछ सोच भी नहीं सकता अपने घर के बारे में, क्योंकि उसने सिर्फ कहानियों में अपने घर के बारे में सुना है, जैसे कि उसके पेरेंट्स उसको बताते थे। क्योंकि जब वो वहाँ से वो लोग आए यहाँ पर शिफ्ट हुए, उस टाइम पर तो साहेब जो था वो सीन में था भी नहीं, वो हुआ भी नहीं था। There were many storms that swept away their fields and homes. बहुत तेज वहाँ पर बाढ़ आई जब उसके पेरेंट्स और उसकी फैमिली वहाँ पर रहती थी, और वो सब जो उसके साथ के हैं वो वहाँ पर रहते थे ढाका में। तो वहाँ बहुत जोर की बाढ़ आई, तूफान आंधी आया, एंड that swept away their fields and homes, और उन आंधी तूफान बाढ़ में उनका पूरा का पूरा घर और खेत सब तबाह हो गया और कुछ भी नहीं बचा। His mother tells him, उसकी मदर अक्सर उसको ये बताती हैं, That's why they left, और इसीलिए तो वो छोड़ करके उस एरिया को आए हैं। Looking for gold in the big city where he now lives, और अब इस बड़े शहर में वो लोग रहते हैं, शिफ्ट हो गए। आपने देखे होंगे अक्सर बंजारे जो होते हैं, नोमैड्स होते हैं जो, तो ये नोमैडिक पीपल ही थे और इनके पास कुछ भी जगह नहीं थी रहने की। जहाँ भी इनको कोई जगह दिखती है वहाँ पर इनके वो टेंट्स ये पिचअप कर लेते हैं और उन्हीं में वो रहते हैं। That's why they left, इसीलिए ये लोग वो जगह छोड़ करके आए। Looking for gold in the big city where he now lives, और अब इस बड़े शहर में ये यहाँ पर बस कुछ ना कुछ ढूंढता रहता है गार्बेज डंप्स में से, बस इसी तरीके से इसका दिन बीतता है। I have nothing else to do, he mutters looking away, तो वो मेरे से बड़बड़ाता है। जब मैंने उससे पूछा कि तुम ऐसा क्यों करते हो, तो उसने बड़बड़ा के, यानी कि बोल सकते हैं धीमी आवाज़ में उसने मुझसे कहा, I have nothing else to do, कि दीदी मेरे पास कुछ और करने के लिए है ही नहीं, अगर मेरे पास कुछ और करने के लिए काम होगा तो मैं उसे कर लूँगा, अब है ही नहीं कोई काम। गो टू स्कूल, आई से ग्लिवली, मैंने ऐसे ही उससे कहा मजाक करते हुए, स्कूल क्यों नहीं जाते तुम। रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड, मैंने उसको ये एडवाइस जो दी कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते, मुझे उसको एडवाइस देते ही तुरंत इस बात का एहसास हो गया कि मेरी एडवाइस कितनी बेकार है, कितनी खोखली है। इस एडवाइस का कोई सेंस नहीं है, कोई मतलब नहीं है इस एडवाइस का, क्योंकि वो स्कूल नहीं जा सकता। ही इज सो पुअर, और ऐसे बच्चों के लिए कोई स्कूल है ही नहीं। देयर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड, व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो। तो साहिब क्या कहता है अपनी मासूमियत से बिल्कुल कि दीदी मेरे आस पड़ोस में कोई स्कूल है ही नहीं, और जब वहाँ पर स्कूल बन जाएगा मैं पढ़ने चला जाऊँगा। If I start school, will you come? I asked half joking. तो राइटर ने उससे मजाक करते हुए कहा, अच्छा बेटा अगर मैं स्कूल स्टार्ट करूँ तो तुम आओगे पढ़ने? ओ यस, ही से स्माइलिंग ब्रॉडली, हाँ दीदी बिल्कुल मैं आऊँगा, उसने बड़े मुस्कुरा करके जवाब दिया। A few days later, फिर इसके कुछ दिन बाद ही, I see him running up to me, मैंने देखा साहिब भाग भाग करके मेरे पास आ रहा है। ऐसे स्कूल रेडी? और कुछ ही दिन बाद वो आया और उसने मुझसे पूछा, दीदी आपका स्कूल बन गया क्या, आपका स्कूल रेडी है? It takes longer to build a school, I say. लेकिन मैंने उससे कहा, अरे बेटा इतनी जल्दी स्कूल नहीं बनता, बहुत समय लगता है स्कूल बनने में। Embarrassed at having made a promise that was not made, और मुझे बहुत ज़्यादा एम्बेरसमेंट हो रहा है कि मुझे उससे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, मुझे उससे ऐसा प्रॉमिस नहीं करना चाहिए था जो मैं पूरा नहीं कर सकती। राइटर बोल रही है जो वो पूरा नहीं कर सकती। But promises like mine abound in every corner of his bleak world. ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन बच्चों, आप समझिए इस बात को, और ये लाइन बोर्ड्स में अक्सर आ जाती है आपसे पूछने के लिए कि राइटर ऐसा क्यों बोल रही है, उन्होंने खुद ही प्रॉमिस किया और खुद ही वो ऐसी बात क्यों बोल रही है, इसलिए ध्यान से समझिए इस चीज़ को। But promises like mine abound in every corner of his bleak world. Abound means spread, फैले हुए, spread. Bleak means बोल सकते हो empty, जो खाली पड़ी इनकी दुनिया है। अबाउंड मीन्स फैले हुए, स्प्रेड। ये जो खाली पड़ी इनकी दुनिया है, इस दुनिया में जैसा मैंने इससे प्रॉमिस किया, ऐसे प्रॉमिसेस भरे पड़े हुए हैं। हर एक पॉलिटिशियन यहाँ पर आता है या कोई एक्टर वहाँ पर आता है, तो आप लोगों को पता है वो आकर के इन गरीबों से बहुत बड़े बड़े प्रॉमिसेस करके जाता है
कि मैं आपके लिए ये करूँगा, मैं आपके लिए वो कर दूँगा। और यही तो इंडिया का पूरा सिनेरियो ही चेंज हो जाता है इलेक्शंस के टाइम पर। वो तो आप सबको पता ही है कि किस तरीके से हर एक पॉलिटिशियन हमारे घरों में आते हैं, हाथ पाथ जोड़ तक जाते हैं हमारे सामने, या इन गरीबों से, इन पुअर पीपल से इतना वो प्रोमिस करते हैं, लेकिन उसके बाद इनकी ज़िंदगी में वो और कुछ नहीं भरते सिवाय इन झूठे प्रोमिस के। वो कहते हैं कि हम आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराएंगे, हम आपको वाटर प्रोवाइड कराएंगे, एंड एवरी अदर अकोमोडेशन दैट यू रिक्वायर, एवरीथिंग, बट लेकिन वो कुछ नहीं करते हैं। सिर्फ वो प्रोमिसेस हैं, सिर्फ प्रोमिसेस, और इनकी ये कमज़ोर दुनिया जो है इसी तरह प्रोमिसेस से भरी हुई है। इसीलिए राइटर ये बात बोलती हैं दैट प्रॉमिस इज लाइक माइन, कि जैसे मैंने इससे ये खोखला प्रॉमिस किया, ऐसे खोखले प्रॉमिस इन बच्चों की ज़िंदगी में, इन लोगों की ज़िंदगी में भरे पड़े हुए हैं। इनकी ज़िंदगी और किसी चीज़ से नहीं भरती, बस इन झूठे बातों से भरती है। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, जब मेरी और साहिब की दोस्ती बहुत लंबे समय की हो गई, बहुत मंथ्स हमारे एक दूसरे को जान पहचान के हो गए, आई आस्क्ड हिम हिज नेम, तो मैंने उससे उसका नाम पूछा कि भाई तुम्हारा नाम क्या है बच्चे? साहिब आलम ही अनाउंसेस, तो वह अनाउंस करता है, जैसे ऐलान करता है पूरे में कि मेरा नाम दीदी साहिब आलम है। He does not know what it means, उसको नहीं पता कि उसके नाम का मतलब क्या है। If he knew its meaning, अगर उसको अपने नाम का मतलब पता चल गया ना, that is लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, कि उसके नाम का मतलब क्या है? लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, कि पूरे ब्रह्मांड का वो लॉर्ड है, लेकिन करता क्या है? रैग पिकिंग, कुछ भी नहीं, बस कूड़ा बटोरता है वो। He would have a hard time believing it, तो उसको अपने खुद के नाम पे भरोसा करने में बहुत टाइम लग जाएगा। यार किसने रखा था मेरा नाम ये? तो देखिए ये बोर्ड का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको ध्यान से सुन लीजिए बच्चा पार्टी, दैट कि व्हाट इज द आयरनी इन द नेम ऑफ साहिब आलम, कि साहिब आलम के नाम में आयरनी क्या है? तो उसके नाम में आयरनी, अच्छा सबसे पहले आयरनी समझते हैं क्या होता है। देखिए आयरनी एक ऐसी फिगर ऑफ स्पीच होती है, हम बोलते हैं जो हम पढ़ रहे हैं या जो हम लिख रहे हैं लेकिन उसका सेंस उसके बिल्कुल ऑपोजिट है, एक्सट्रीमली ऑपोजिट या एंटायरली ऑपोजिट जो चीज़ होती है जो हम लिख रहे हैं या पढ़ रहे हैं उसको आयरनी बोला जाता है। जैसे कि साहिब आलम का नाम कुछ और लेकिन रियलिटी में वो कुछ और, सो दिस इज आयरनी। सो देखिए इफ ही न्यू इट्स मीनिंग, अगर उसको अपने नाम का मतलब पता चल गया, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, ही वुड हैव टाइम बिलीविंग इट, तो उसको अपना नाम पे भरोसा करने में बहुत समय लग जाएगा। अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट्स, उसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका नाम क्या मतलब है। ही रोम्स द स्ट्रीट्स विद हिज फ्रेंड्स, तो वो ऐसे ही घूमता है सड़कों पर अपने दोस्तों के साथ, ऐसे ही घूमता रहता है सुबह से लेकर रात तक। An army of barefoot boys who appeared like the morning birds and disappeared at noon, तो वो बच्चे वहाँ पर इस तरह से आते हैं। राइटर ने उनके लिए एक नाम भी सजेस्ट किया है, An army of barefoot boys, कि उसकी खुद की एक आर्मी है, छोटे छोटे बच्चों की आर्मी। वो सारे लड़के बिल्कुल आते हैं barefoot, ऐसे नंगे पैर वो आते हैं, barefoot boys who appear like the morning birds, जो बिल्कुल ऐसे नज़र आते हैं जैसे सुबह के टाइम पर वो चिड़िया आ जाती हैं, एंड disappear at noon, और दोपहर के टाइम तक वो चले जाते हैं। तो देखिए राइटर यहाँ पर उसका कंपैरिजन कर रही है। देखिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझना आप सब लोगों के लिए, कि राइटर ने बच्चों का कंपैरिजन किससे किया है? उन बर्ड से, और उन्होंने उससे पहले एक वर्ड और यूज़ कर रखा है स्प्रिंग, जैसा कि हमारा इस टॉपिक का इस चैप्टर का टाइटल है। तो देखिए राइटर बार बार उनको नेचर से एल्यूट कर रही हैं। पहले तो उन्होंने स्प्रिंग बोला, स्प्रिंग का मतलब हमने पढ़ा था चाइल्डहुड, जो उनका बचपन था, और यहाँ पर बर्ड्स किससे बोल रही है? वो उन बच्चों से। तो देखिए वो एक इमेजरी ड्रॉ कर रही हैं, वो बताना चाहती हैं जैसे कि स्प्रिंग सीजन में, मैंने आपको बताया था स्प्रिंग सीजन में सबसे ज़्यादा फ्लावर्स होते हैं, हरियाली होती है, तो उस सीज़न में बर्ड्स हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलती हैं। सो उसी तरह ये बच्चे जो हैं, जैसे वो बर्ड्स बिल्कुल आज़ाद घूमती हैं चारों तरफ, ये बच्चे भी बिल्कुल उसी तरह आज़ाद घूमते हैं। सुबह के टाइम आते हैं और उनके ऊपर कोई भी बोझ नहीं है, कोई भी बर्डन नहीं है किसी भी तरह का, बेखौफ बेफिक्र वो घूमते हैं पूरे में और अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं। और बिल्कुल उन बर्ड्स की तरह जैसे वो आफ्टरनून में चली जाती हैं, ये बच्चे भी आफ्टरनून के टाइम पर बिल्कुल गायब हो जाते हैं। देखिए इस तरीके से वो एक इमेजरी ड्रॉ कर रही है, एक सिनेरियो वहाँ पर बना रही है, उन बर्ड्स का उन बच्चों से कंपैरिजन कर रही है वो, और बचपन का स्प्रिंग से कंपैरिजन कर रही हैं वो। An army of barefoot boys who appear like the morning birds and disappear at noon
ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम। तो राइटर बोलती है कि उनकी दोस्ती या उनकी जान पहचान उन बच्चों से इतनी लंबी, इतने महीनों की रही कि अब वो हर एक बच्चे को पहचानती हैं। सो उनमें से एक रोज़ वो एक बच्चे से पूछती हैं, व्हाई आरंट यू वेयरिंग चप्पल्स, आई आस्क वन, कि बेटा तुम ये चप्पल क्यों नहीं पहनते हो, ऐसे बेयरफुट ही क्यों घूमते हो। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द शेल्फ, ही आंसर्ड सिंपली, अरे दीदी मेरी मम्मी ऊपर से मेरे शेल्फ पर चप्पल रखी है, उनको नीचे उतारती नहीं है, अगर मदर नीचे चप्पल उतारेंगी तो मैं पहन लूँगा उन्हें। Or even if she did, he will throw them off. Adds another. तो एक बच्चा पीछे से बोल पड़ा, अरे दीदी झूठ बोल रहा है, इसकी मम्मी ऊपर से इसके लिए चप्पल उतार देती फिर भी नहीं पहनता, फेंक के आ जाता है। Adds another. Who is wearing shoes that do not match. और वो बच्चा ऐसे शूज़ पहना हुआ था, वो अलग दूसरा, कि भाई जो मैच ही नहीं करते, एक शूज़ उसका कोई और, एक शूज़ उसका कोई और। When I comment on it, और जब राइटर कहती है मैंने उसके शूज़ के ऊपर कमेंट किया कि भाई ये शूज़ कैसे हैं तुम्हारे, ही शफल्स हिज फीट, तो वो अपने पैरों को पीछे कर लेता है, एंड सेज नथिंग, और कुछ भी नहीं कहता। आई वांट शूज़, सेज अ थर्ड बॉय हु हैज नेवर ओन्ड अ पेयर ऑल हिज लाइफ। तो तभी उस बीच में एक बच्चा आया राइटर के पास और कहता कि दीदी मुझे शूज़ चाहिए। उस बच्चे ने अपनी पूरी ज़िंदगी उन शूज़ जैसी कोई चीज़ कभी अपने पैरों में पहनी ही नहीं, इसीलिए उसको ऐसा लगता है कि भाई ये वो उस चीज़ को अचीव करना चाहता है। तो बड़े ही इनोसेंस के साथ, सरलता के साथ कहता है कि दीदी मुझे शूज़ पहनने हैं। सो ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट इन सिटीज़ एंड ऑन विलेज रोड्स। तो देखिए मैंने आपको एक बात बताई है इस वीडियो में भी कि राइटर ने बहुत ज़्यादा रिसर्च करी हमारी इंडिया के ऊपर, जो हमारा सिनेरियो है इंडिया का उसके ऊपर, और ये जो गरीब लोग हैं, ये बच्चे जो इन पॉवर्टी स्ट्रिकन एरियाज़ में होते हैं, पॉवर्टी स्ट्रिकन फैमिलीज़ में होते हैं, तो वो किस तरह अपनी ज़िंदगी बिताते हैं। तो राइटर क्या कहती हैं, ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री, जब वो पूरे देश में घूम रही थी, आई सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट, उन्होंने बच्चों को हमेशा बेयरफुट ही देखा। ये बात सिर्फ किसी एक ही पर्टिकुलर गांव की या एक ही पर्टिकुलर टाउन की, हम बोल सकते हैं सिटी की नहीं है, हर एक जगह पर पूरे देश में कहीं भी हो गई, हर एक जगह पर जितने भी ये गरीब लोग उन्होंने देखे, वो हर एक उनके बच्चों ने बेयरफुट ही नजर आए। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट इज़ वन एक्सप्लेनेशन। तो राइटर ने उनके एल्डर्स से, पेरेंट्स से या गार्जियन से जाकर के पूछा कि आपके बच्चे बेयरफुट क्यों रहते हैं। तो इसका वो सिर्फ एक ही एक्सप्लेनेशन देते हैं, एक ही जवाब देते हैं, इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी, कि बहन जी ये हमारे पास पैसों की कमी नहीं है, ऐसा मत सोचिए आप, बट इट इज़ अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट। ये हम लोगों का ट्रेडिशन है कि हमारे यहाँ के बच्चे बेयरफुट ही रहते हैं, ये उनका कहना है, ये उनका मानना है, ऐसा उन्होंने राइटर से कहा। आई वंडर, लेकिन राइटर क्या कहती हैं, ये बड़ी सोचने वाली बात है मेरे लिए भी, दैट इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। परपेचुअल मीन्स समथिंग दैट इज कंटिन्यूस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, राइटर बोल रही हैं, कि ये जो लोग हैं ये सिर्फ और सिर्फ अपनी जो परपेचुअल स्टेट है पॉवर्टी, इतने लंबे अरसे से ये लोग जो गरीब हैं, उस गरीबी को छुपाने के लिए ये लोग ऐसा एक्सक्यूज देते हैं। राइटर के अकॉर्डिंग इट इज़ ओनली एन एक्सक्यूज़, लेकिन उन लोगों के हिसाब से एक एक्सप्लेनेशन है। वो अपने बच्चों को ऐसे समझाते हैं। कोई पेरेंट्स अपने बच्चों से थोड़ी बोलेंगे कि हम गरीब हैं, हम शूज़ अफोर्ड नहीं कर सकते तुम्हारे लिए, हम स्लीपर्स अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इसीलिए वो अपने बच्चों को एक्सप्लेनेशन ऐसे देते हैं, दुनिया को एक्सप्लेनेशन ऐसे देते हैं। इट इज़ अ ट्रेडिशन, हमारा ट्रेडिशन है, हमारे यहाँ ऐसे रीति रिवाज है, इस तरह से। तो देखिए बच्चों, आज के हमारे जो 2 पेजेस हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इसमें डिस्कस करने के लिए रह गया। वैसे मैं इस पॉइंट को आगे स्टोरी में डिस्कस करना चाहता था, लेकिन अभी भी मैं आपको समझा देता हूँ। तो देखिए इसमें एक जगह पर, बाकी हमने देखा पूरी इंग्लिश में ही हमारी स्टोरी है, लेकिन एक जगह पर राइटर ने चप्पल्स वर्ड यूज़ कर दिया, जबकि वो स्लीपर्स या स्नीकर्स कुछ भी यूज़ कर सकती थी उसकी जगह पर, लेकिन उन्होंने उस जगह पर चप्पल्स ही यूज़ किया। तो देखिए बहुत से बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं मेरे से, इतने सालों का एक्सपीरियंस में बहुत से लोगों ने ये सवाल पूछा। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप कोई भी पैराग्राफ की रीडिंग कर रहे हैं या कोई भी स्टोरी कुछ भी है, लेकिन अगर आप उसमें कुछ भी रेगुलर राइटिंग से अलग देखते हैं, आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जैसे कोई भी चीज़ इटैलिक्स में है
या फिर कोई भी वर्ड आपका सिंगल या डबल इन्वर्टेड कॉमास में है, तो देखिए वो राइटर ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि वो रीडर्स का अटेंशन ड्रॉ कर सकें उस चीज़ की तरफ। तो इसी तरह से आप इस स्टोरी में भी कई जगह पर पढ़ेंगे अलग अलग हिंदी वर्ड्स दे रखे हैं। तो देखिए ऐसा इसीलिए है क्योंकि राइटर हम रीडर्स का उस जगह पर अटेंशन ड्रॉ करना चाहती है, बहुत ज़्यादा चाहती वो कि हम उस चीज़ को ध्यान से पढ़ें। देखिए चप्पल्स वर्ड इसलिए उन्होंने यूज़ किया है क्योंकि वो चप्पल्स वर्ड ही उन लोगों की कंडीशन शो कर रहा है कि ये लोग इतने ज़्यादा मिजरेबल अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं कि इनके पास स्लीपर्स तक नहीं है, चप्पल्स तक नहीं है, तो सोचिए खाना क्या ही खाते होंगे। इनके पास इनका जो वे ऑफ स्टाइल है, वे ऑफ लिविंग है, वो कितना ज़्यादा मीगर होगा। तो इसीलिए राइटर ने ये यूज़ किया है। आप बच्चे लोग इस बात को ध्यान से समझ लीजिए, हिंदी वर्ड्स हैं तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ इसीलिए है ताकि राइटर हमारा अटेंशन ड्रॉ करें और हम उसकी तरफ स्टोरी पढ़ते हुए ध्यान दे सकें कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो देखिए आज की हमारी वीडियो यहीं पर कंप्लीट होती है बच्चों, और हम लोग अपने कल बाकी के जो बचे हुए 2 पेजेस हैं उनको स्टडी करेंगे। आई होप कल हम लोग इस स्टोरी को साहिब के पार्ट को हम कंप्लीट कर लेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, लॉकडाउन का रूल्स का पालन करिए। हम लोग जल्दी मिलेंगे अभी नेक्स्ट वीडियो के साथ। स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। थैंक यू।